अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और जितना खूबसूरत वेदर है इसको बहुत ज़्यादा आप इंजॉय कर रहे होंगे, बिल्कुल हमारी तरह। मैं हूँ आकाशा यासिन, मुझे कहते हैं मोहम्मद एजाज बशीर। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, सुबह खैर तमाम अहलियान वतन को। और आज ज़बरदस्त किस्म की मॉर्निंग है भाई, छम छम बरसी हुई मॉर्निंग है। और अभी मैं जब ऑफिस की तरफ आ रहा था और स्टूडियो की तरफ आ रहा था तो रास्ते में मैंने देखा कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का हजूम था और जितने भी मुझे चेहरे दिखाई दिए सब धुले हुए थे और सब फ्रेश थे। और इसलिए हाँ आपने धुले, हाँ मैं काफ़ी था, मैं भी धुल गया था भाई जब अपने ऑफिस के करीब पहुंचा। लेकिन एनीवेज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि आज जो चेहरा था बड़ा हशाश बशाश था। ऐसे मौसम में धुलाई भी बहुत होती है। धुलाई बहुत होती है। बहुत से आज मैंने मन चले ऐसे देखे कि जो बड़ी शर्ट्स वो इस तरह खोल के बटन और वहाँ से रॉकेट बन के जा रहे थे बाइक्स के ऊपर, बड़ा मज़ा आ रहा था। और मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी लगा कि काश कि मुझे अभी स्टूडियो ना जाना होता तो इनके साथ मैं अभी यहाँ पे बैठता। अच्छा, मैंने आपसे कहा बहुत सी धुलाई भी होती है, आपके माइंड में कौन सी वाली धुलाई है? नहीं, मेरे मन में जो आज जो धुलाई है बारिश की वजह से धुलाई थी। कि इंसान आज के मौसम में ऐसा होता है कि इंसान अपने जो लोग अपने घरों में होते हैं वो अपने छतों पे चले जाते हैं और बाद में स्ट्रीट में आ जाते हैं और साथ साथ जो हमारे पार्क वगैरह होते हैं, जो वहाँ पे जॉगिंग वगैरह हो रही होती है, वो लोग वहाँ पे आते हैं, मज़ा आ रहा होता है उनको। बिकॉज यू नो वेरी वेल व्हाट आर रेनी वेदर टुडे इन हॉट सिटी ऑफ इस्लामाबाद एंड वैसे तो आप हमेशा कहते हैं भाई शहरी इक़्तिदार के मौसम के क्या ही कहने, और आज आप कह रहे हैं कि भाई हॉट इस्लामाबाद। लिसन, धुलाई उन लोगों की भी होती है जैसे कि हम सही सूट वूट पहन के साइड से गुजर रहे हैं और ऐसे में कोई बाइक पास से गुजर गया, कोई गाड़ी गुजर गई और जो पानी है सारा जब आप पे गिरता है तो उसमें भी आपको दूसरे बंदे की धुलाई करना। लेकिन फिर भी लोग अब पीछे से बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आपने धुला के रख दिया भाई। लेकिन हसीन और जमील यादें ऐसी बनती हैं बारिश की सीज़न में। जब बारिश हो रही होती है तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे लोगों के जो टेम्परेचर, जो इंसान का मेंटल जो टेम्परेचर होता है उसमें कमी आती है, उसके साथ साथ इंसान के बिहेवियर में भी चेंज आती है। एग्जैक्टली आती है। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। पता है क्यों? क्योंकि ये जो कॉफ़ी है जो कि काफ़ी है, ये सिर्फ मेरे पास है आपके लिए पूरे प्रोग्राम के लिए। मेरे पास नहीं है, मैंने इनके गिफ्ट किया, मैंने कहा चले आप जरा इसको एंजॉय करें। और कोई बात नहीं, हम वैसे अच्छा मौसम है और आज तो वैसे कॉफ़ी पीने का मौसम है ही है, पकौड़े खाने का मौसम है और उसके साथ साथ समोसे चलेंगे और हलवा पूड़ी इसकी फौरन बाद हमारा बिल्कुल। और आई थिंक सो नहीं, आपने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया? मैंने किया, लेकिन इस मौसम में तो बनता है भाई, कुछ हाँ, भी हो सकता अच्छा है। इस मौसम में दोबारा से बनता है। हाँ, वाकई दोबारा से बनता है जब मौसम अच्छा होता है। लिटरली पकौड़े खाने का दिल करता है, दिल करता चाय हो साथ समोसे हो पकौड़े। अगर आज आप किसी घर में जाएं तो बाकी चीजें बेशक खाएं या ना खाएं, लेकिन किसी कहें चाय और पकौड़े हर हाल में इसका चाय जरूर लेंगे क्योंकि मौसम चेंज हो गया। और आई थिंक सो नेक्स्ट मंथ में जब हम इंटर होंगे तो उसके साथ ही जो मौसम है एकदम से चेंज हो जाएगा। अच्छा, आज रात को जो जैसे आपने कहा कि इस्लामाबाद का मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हो रही थी, तो ऐसे कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि विंटर जो है वो आ चुका है। हमने काफ़ी हद तक समर को सीसी टू बाबा कह दिया है लेकिन इसके साथ साथ हमने विंटर को वेलकम किया है और वार्म वेलकम। वैसे विंटर इज माय फेवरेट वेदर, यू नो वेरी वेल, नहीं जब बिकॉज़ इसमें बहुत सी अच्छी चीजें होती हैं। नहीं ये आप ये जो विंटर आता है तो कहते हैं समर कहाँ गया। नहीं मैं कभी भी नहीं, ये विंटर क्यों आ गया यहाँ पे? वो एक दौर का था जब हम कहा करते थे कि यार मजे की पर्सनैलिटीज हमारे साथ मौजूद हैं और आप एंटरटेन होंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। एक तो आई थिंक सो हमारे फैमिली गेस्ट बन गए हैं ना, जेएनएन फैमिली के फैमिली गेस्ट बन चुके हैं। सबसे पहले हमारे साथ तशरीफ रखते हैं स्टूडियोज में मलिक इब्रार हुसैन, सदर प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। एंजॉय कर रहे होंगे आप भी कॉफी को। और इजाज जो है बहुत ज्यादा इस चीज से जेलस हो रहे हैं हम तीनों से कि भाई मेरे पास कुछ भी नहीं। असल में जेलस होना बनता है क्योंकि मौसम ऐसा है, कॉफी और चाय वाला, कॉफी और चाय का मौसम जब किसी के पास नहीं होती उसको तो बनता है, आज ही बनेगा तरह से। वेलकम कहते हैं सर, हम आपको खुशामदीद कहते हैं, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा अपने इस बिजी स्केड्यूल से टाइम निकल हमारे लिए, बहुत शुक्रिया। और हमेशा की तरह की बात करूंगी, इतना सस्पेंस हम क्रिएट करते हैं लेकिन हमसे ज्यादा जो जल्दी होती है हमारे प्रोड्यूसर साहब को होती है। एक गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं, दोनों को दिखा देते हैं। मिलते हैं भाई हमारे दूसरे गेस्ट जो हैं हमारे साथ, रियाज खोकर साहब हैं, रियल एस्टेट एडवाइजर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आज आप हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज में और हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बिल्कुल, और कॉफी को एंजॉय। हाँ, और कॉफी को एंजॉय करें। मलिक इब्रार साहब तक बढ़ेंगे। मलिक साहब, ऐसे मौसम में जब इंसान जब छोटा होता था, मैं अपनी एग्जांपल सेट करूं तो स्कूल का जो ज़माना होता था कि भाई बारिश है, हाँ बारिश है, फिर आज मैं खुद की छुट्टी कर लेते हैं, कैसा लग रहा था? जी बिल्कुल, बहुत एंजॉय करता है बंदा कि बारिश है और आज स्कूल से छुट्टी है और डट के सोना है और जब उठना है तो बारिश में नहाना है। तो चूंकि इस सीज़न में गर्मी भी होती है तो नहाना बहुत अच्छा लगता है छत पे जाके, और वो भी बारिश में। जी बिल्कुल, बारिश में।
और फिर दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं बच्चों के, आपको पता है, पड़ोस से, और सारे मिल के एंजॉय करते हैं। तो इस हवाले से बहुत ही खूबसूरत मौसम भी है। हम भी जब छोटे होते थे इस्लामाबाद में हम भी इसी तरह करते थे, लेकिन कुछ उस दौर और अब में फ़र्क यह आ गया कि तब आबादी कम होती थी और हमें खूब घर से बाहर जाके भी नहाने का और दौड़ने का मौका मिलता था। अब घर कंजस्टेड हो गए हैं, खेलों के मैदान कम हो गए हैं और उस वजह से हमारे बच्चों को कुछ मसाइल दरपेश हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब भी बारिश होती है तो वो उसी तरह एंजॉय किया जाता है। बचपन सबका एक जैसा होता है, सारों के अगर बचपन की स्टोरी सुनो तो सबका यही होता है। और किसी ने अगर कभी ये जो कागज होता है इससे कश्ती बना के अगर पानी में छोड़ी हो, कुछ हुआ इजाज़ आपके साथ? बिल्कुल सही है, हाँ सही हुआ। आप लोगों के साथ हुआ कभी ऐसे? जी बिल्कुल, हम तो बरसाती नालों तक पहुंच जाते थे कश्तियाँ करते करते, और ऐसे होता है। आपको पता है इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत शहर है और यहाँ पे छोटे मोटे कई नाले नदियाँ मौजूद हैं। तो वो जिन लोगों को मौजूद है, लेकिन हमारी जो रोड्स हैं वो भी नालों का ही मंजर पेश करती है। अगर किसी की एक्सेस नहीं होती नाले जाने के लिए तो वो अपने घर से बाहर सड़क अपने घर के पास अगर कोई धम किस्म की वो रोड है तो हम बैठ एंजॉय कर रहे हैं तरह। और जब बारिश ज्यादा होती है तो घरों के बेसमेंट में भी पानी आ जाता है, खुद ही आ जाता है। अच्छा रियाज खोकर साहब, आपसे हम ये कहेंगे कि आप जैसे घर में बोलते हैं आपने वैसे यहाँ पे बोलना है, ठीक है? ये फैमिली वाला माहौल है तो आपने वैसे ही बोलना है। अच्छा आप बताएं कि आपका जो बचपन में जब बारिश होती थी तो क्या फीलिंग्स होती थी? इसी तरह बड़ा अच्छा मौसम लगता था। गाँव में हमने ज्यादातर जिंदगी गुजारी है। इस्लामाबाद में तो मुझे 8 से 10 साल हुए हैं। तो वहाँ पे बस बचपन जैसे बारिश होती है तो हम सारे दोस्त बाहर निकल के एंजॉय करना, तो इस तरह के सैर सपाटे करके स्कूल से छुट्टी करने का ज्यादा दिल करता था। स्कूल जाने का दिल करेगा ऐसे मौसम में। लेकिन जब हम लोग मैट्रिक में थे, 9th 10th और 8th क्लास में थे तो हमें स्कूल जाने का बहुत जी करता था। हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुआ करती थी और सर का हमें ये कहा करते थे कि हमें साथ कुछ वुडन पीस कैरी करके ले आना, यहाँ पे आग जलाएंगे। तो वहाँ पे हम ऐसा करते थे कि साथ आग भी जला करती थी उस एरिया में और मज़ा आता था। लेकिन साथ साथ मूँगफली होती थी, छुहारे होते थे और बहुत सी ऐसे ड्राई फ्रूट्स होते थे जो मैं समझता हूँ कि आज की जो न्यू जनरेशन है यहाँ पे आज के बच्चों को यहाँ पे इतनी फैसिलिटेट किया गया है, फैसिलिटीज इनको यहाँ पे दी गई है, लेकिन वो वाला जो एटमॉस्फेयर था, हमारे वाला जो वो कहीं खो गया है, वो दोबारा से गुम हो गया। कि मेरे ख्याल में नहीं अब आई थिंक दोबारा नहीं, लेकिन वो हमारे लिए गुम हो गया, बच्चों के लिए तो आज भी वो उस तरह से मौजूद है किसी न किसी। लेकिन आज भी ऐसा होता है कि वालिदैन जो है बहुत ज्यादा डरते हैं घरों से बाहर भेजने पे बच्चों को। ज्यादातर लोग उसी साइड पे जा रहे हैं, जोन 5 की तरफ, एयरपोर्ट की तरफ। तो वहाँ पे बहुत सारी साइटियाँ नई आई हुई हैं जिसमें अच्छे अच्छे नाम भी है, ब्रांड भी हैं। तो उसमें कहीं पे भी आप, जो मैंने आपको पहले बताया कि जाके ऑन ग्राउंड देख लें कौन काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लें। फ्यूचर वाइज वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, ज़बरदस्त। और ये हमारे तमाम सुनने वाले ये भी देख लें कि देखें कि इस्लामाबाद में ऑलमोस्ट मैं ये समझता हूँ कि फिलअप हो गया है भाई, जिस तरह सर कह भी रहे हैं। और अगर आपने कुछ रिहायशी देखेंगे, एक होता है कि इंसान का बिजनेस प्लेस वो तो इस्लामाबाद पिंडी में है, अवेलेबल है, लेकिन जहाँ पे इंसान एकोमोडेशन रखता है सुकून के लिए अगर 6 घंटे गुजारे रात की, मेरे ख्याल में उस शहर से थोड़ा हट के होना चाहिए। ट्रैफिक का भी हाल देख लें सर, जैसे इस्लामाबाद पिंडी में ट्रैफिक का बड़ा इशू आ रहा है। हर सिटी का कोई ना कोई सर्विस रोड होते हैं या उसको कोई ना कोई लिंक होता है, तो इस दोनों सिटीज़ का कोई भी नहीं है। तो अभी रिंग रोड का आज सुन रहे हैं कल बन रहा है, तो उस पर अभी ज़्यादातर फोकस हो रहा है कि वो कब मलिक साहब जो मलिक अबरार साहब की जान बढ़ेंगे, उनसे पूछेंगे कि जो नई सोसाइटीज़ बन रही हैं तो वहाँ पे ये देखा गया है कि मैक्सिमम जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे प्लॉट वगैरह दे दिए जाते हैं, 1 कनाल के, 5 मरले के, 10 मरले के, 12 मरले के। लेकिन वहाँ पे समहाउ मस्जिदों का भी एक वहाँ पे डिज़ाइन रखा जाता है, लेकिन वहाँ पे एक तो पार्क्स की जगह नहीं देते वो लोग, और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे स्कूल्स की फैसिलिटीज़ नहीं होती, किसी सोसाइटी में मेरे ख्याल में बहुत कम होती है। क्या कहेंगे इसके बारे में? इसमें आज से कुछ अर्सा पहले तक तो इसी तरह से होता था कि वहाँ पे जो मसाजिद और पार्क्स वगैरह होते थे, लेकिन तालीमी इदारों की जगह नहीं होती थी। लेकिन अब जो हमारे इस्लामाबाद में CDA ने या RDA ने सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत वो मंजूरी का तरीक़ेकार वज़ा किया है, उसके मुताबिक तालीमी इदारों के लिए प्लॉट मुख्तस करना ज़रूरी है, वरना उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलती, उनकी मंजूरी नहीं होती, NOCs वगैरह उन्हें नहीं मिलते। लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर आप इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद के सेक्टर G10 तक की हम बात करते हैं, G5 से लेकर G10 तक सेक्टर्स। तो जब CDA ने ये सेक्टर्स बनाए तो इसमें उन्होंने पब्लिक सेक्टर के प्लॉट्स तो रख दिए, लेकिन प्राइवेट तालीमी इदारों के लिए उन्होंने कोई प्लॉट नहीं रखा। हाँ। जबकि आपके मुल्क में 64% बच्चे प्राइवेट तालीमी इदारों में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है,
जब वो स्कूल्स वाले जाके कोठियों में स्कूल्स बनाते हैं तो सीडीए उन्हें नॉन कंफर्मिंग यूज के नोटिस सर्व करता है और उन कोठियों को सील कर दिया जाता है कि आपने इनका यूज जो है वो रेजिडेंशियल पर्पस की बजाय कमर्शियल कर रहे हैं। तो भाई जब आपने वहाँ पे स्कूल्स के लिए प्लॉट्स छोड़े ही नहीं और वालिदैन प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो फिर स्कूल्स ने किसी घर में ही खुलना है, उसने सड़क के ऊपर तो काम करना नहीं। बहुत प्यारी बात आपने की बहुत प्यारी बात है। अबरार साहब की डेफिनेट सी बात है, जिस एरिया में लोग इतनी महंगी महंगी जमीनें लेते हैं, इतने महंगे महंगे घर लेते हैं, उन अपने बच्चों के लिए तो इतना कुछ कर रहे होते हैं। और मैं एक और बात साहब ऐड करता चला जाऊं कि दुनिया भर में छोटे बच्चे अपने घरों के करीब तरीन ही पढ़ते हैं। गुजारिश ये है कि देखें, एक बच्चा प्री स्कूल का है या 1, 2, 3 का है, वो अपने घर से 10 किलोमीटर दूर पढ़ने नहीं जा सकता। आपको पता है ट्रांसपोर्ट में भी बच्चा जाते जाते थक जाता है, वापसी में भी आपके मुल्क में बच्चों की सिक्योरिटीज के भी इश्यूज हैं। तो जैसे अब एक बच्चा E11 में रहता है और गवर्नमेंट ने स्कूल्स के लिए प्लॉट्स मुख्तस किए हैं H11 में, तो ये जो बीच में 7-8 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ट्रैफिक हर वक्त बहुत ज्यादा रहती है सुबह के टाइम्स में, तो वो बच्चा जब वहां से निकलेगा तो वो इतने दूर आके पढ़ नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि जो लोग ऑफिस गोइंग होते हैं उनके बच्चे, जब बच्चे आराम से उठते हैं तो हमारी जो बहनें होती हैं घरों में, वो आराम से घर के करीब स्कूल में बच्चों को ड्रॉप दे आते। बहुत प्यारी बात कर रहे हैं। तो अगर घर के करीब स्कूल नहीं होगा तो फिर उस बच्चे को भी सुबह अपने फादर के साथ ही उठना पड़ेगा, तो बच्चे की नींद पूरी नहीं होगी। जब वो रेस्ट नहीं करके स्कूल जाएगा तो वो स्कूल में नहीं पढ़ सकता। तो इसलिए स्कूल्स घरों के करीब ही होने चाहिए। जैसे अब हम सोसाइटीज की बात कर रहे हैं, अगर वो प्लॉट्स मुख्तस कर रहे हैं तो ये लोगों के लिए एक सहूलत होगी। लेकिन हमारे इस्लामाबाद का ये एक बड़ा दरीना मसला है कि 2 साल पहले सीडीए ने 54 प्राइवेट तालीमी इदारों को सील कर दिया। फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट में जाके उन स्कूल्स को डी सील करवाया। अब मतलब आप अंदाजा लगाएं कि आपकी प्लानिंग, सीडीए जैसे सेक्टर्स की प्लानिंग का ये हाल है कि अभी तक जो स्कूल्स चल रहे हैं कोठियों में, वो कोर्ट के स्टे ऑर्डर के ऊपर चल रहे हैं। आज अगर वो स्कूल्स के अगेंस्ट फैसला हो जाता तो कल से तालीमी इदारे बंद और लाखों की तादाद में वो बच्चे जो इन कोठियों में बैठ के पढ़ रहे हैं उनके ऊपर इसी तरह से मुकम्मल तौर पे तालीमी इदारे, तालीम के दरवाजे बंद हो जाएंगे जैसे कोरोना के दरमियान। अब एक तरफ से कोरोना है और दूसरी तरफ से ये रोना है कि आपने उनको सील करने के लिए सर ने वहाँ जाकर डी सील कराया है। अब किसी भी वक्त कोई भी वहाँ पे चेयरमैन बनता है भाई, और अगर वो इसके खिलाफ अगर वो ये कह रहा होता है कि जिस तरह पहले सील किया गया था इन तमाम स्कूल को सील कर दिया जाए, फिर पढ़ा लिखा पाकिस्तान हम कहाँ से लाएंगे, अपने बच्चों का फ्यूचर हम कहाँ से लाएंगे। जहाँ पे हम नई सोसाइटीज़ में ये चीज़ देखते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बेहतरीन निज़ाम होना चाहिए, गैस का निज़ाम होना चाहिए, वाटर की प्लानिंग होना चाहिए, तो वहाँ पे स्कूल के बारे में आकाश हम क्यों नहीं देखते? बिल्कुल। अच्छा, ये जो अब नई सोसाइटीज़ बन रही हैं रियाज खोकर साहब, क्या वहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स के लिए कुछ एरिया मुख्तस किया गया? अभी जो भी अप्रूवल के लिए देते हैं ना सोसाइटी लेआउट प्लान, तो लेआउट प्लान में मुख्तस किया गया कि उसमें तकरीबन 30% इसमें ग्रीन बेल्ट, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, तो ये ज़रूरी है। अगर ये नहीं वो करते तो उनका लेआउट प्लान अप्रूव ही नहीं करते आरडीए और सीडीए। अच्छा, नहीं करते। अच्छा, उसमें गवर्नमेंट के इदारे भी आएंगे जी, जैसे प्राइवेट स्कूल्स? गवर्नमेंट के इदारे तो मुश्किल है, लेकिन प्राइवेट के लिए उन्होंने जैसे ये स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, उन्होंने मुख्तस प्लॉट किए हुए हैं। अच्छा, फिर अब हम तो यही कह सकते हैं ना कि जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वो सिर्फ गरीब के बच्चे के लिए हैं, क्योंकि वहाँ पे इसमें मैं अपनी ओपिनियन दे देता हूँ कि जहाँ तक गवर्नमेंट के स्कूल्स का ताल्लुक है, वहाँ पे एक बच्चे के ऊपर रियासत 12 से 15 हज़ार रुपये खर्च करती है। तो ये तो आम प्राइवेट स्कूल की फीस से 4 गुना ज़्यादा अखराजात उस बच्चे के ऊपर हो रहे हैं। अब अगर गवर्नमेंट खुद अपने तालीमी इदारों में मेयार तालीम इतना पस्त कर ले कि वहाँ पे सिर्फ गरीब के बच्चे ही पढ़ सकें, तो फिर ये रियासत का, या देखें मौजूदा हुकूमत जो तालीम, सेहत और इंसाफ के नाम पे मारज़ वजूद में आई है, उस गवर्नमेंट में भी ऐसे हो कि तालीमी इदारों का मेयार पस्त हो जाए, तो फिर इस हुकूमत की कारकर्दगी पे सवालिया निशान है। तो इसलिए मैं तो ये समझता हूँ, मैंने आपके किसी प्रोग्राम में पहले भी ये गुजारिश की थी कि हमारे जो अरबाब इख्तियारात हैं, इनके बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में ही दाखिल करवाना चाहिए ताकि उनका मेयार बुलंद हो पस्ती की बजाय। और एक और चीज़ देखा जाए कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, और मैंने उसी में एक एग्जांपल आपके सामने कोट की थी कि ऐसा स्कूल है कि जिसमें 9 टीचर्स हैं
और 16 स्टूडेंट्स हैं वहाँ 16 स्टूडेंट्स और वो मिडिल स्कूल की बात एक बहुत बड़ा सवाल है, हाँ एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। तो और वहाँ पे और वो जो टीचर्स वहाँ पे हैं और उनका भी अलमिया ये है भाई कि उनकी जो हालात ज़ार को देखते हुए इंसान को रहम आता है कि अपने पास है और कुछ हो, इनको फीसें दी जाएँ। और वो जो स्कूल्स इस तरह के अब हैं, होता क्या था कि ये किसी वक्त में ये बहुत अच्छे स्कूल्स हुआ करते थे। आज से 30, 40, 50 साल पहले ये अच्छे तालीमी इदारे होते थे, लेकिन जब इनका मेयार कम हो गया तो फिर इर्द गिर्द जो प्राइवेट तालीमी इदारे खुले तो बच्चे वहाँ पे चले गए और वहाँ उन स्कूलों में बच्चे कम हो गए। असातिज़ा तो उसी तरह वो काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी बिल्डिंग की मेंटेनेंस नहीं हुई। असातिज़ा की तनख्वाहें आती रहती हैं, मेंटेनेंस के नाम पे लाखों रुपए आते रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तवज्जो ना होने की वजह से। और एक और चीज़ अबरार साहब मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, उस जो टीचर हैं वो जो प्रिंसिपल हैं तो वो अपने दौर की मैट्रिकुलेट हैं और अब अल्लाह का उसके ऊपर रहम ही हो, मैं क्या कहूँ स्कूल के ऊपर तो उनकी सर्विस भी मेरे ख्याल में जो उनकी एज है वो एज के चक्करों में है कि एज मेरी पूरी हो जाएगी, मैं 52, 53, 54 के लगभग होगी। अब मैं दुआ करता हूँ कि उनको अल्लाह ही बुलाए या फिर उनको इससे भी बढ़ के मैं आपको एक और टीचर्स के मुतालिक बात बताऊँ कि हमारा ये जो BEd M.Ed वगैरह होता है इसमें 1935 का निसाब आज भी पढ़ाया जाता है। 1935 जबकि हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट SNC के मुताबिक बच्चों को तो नया निसाब बच्चों को नया निसाब पढ़ाएंगे, लेकिन तो टीचर्स जो आज का भी BEd है आपका उसमें भी क्या में पाकिस्तान से पहले का की चीज़ें आज भी पढ़ाई जा रही हैं। तो मतलब है जब सब कुछ तब्दील हो गया और हुकूमत भी तब्दीली वाली आ गई तो अब असातिज़ा का ट्रेनिंग के जो कोर्सेज हैं उनमें भी तब्दीली आ जानी चाहिए। बिल्कुल। आज से 88 इयर्स पुराना जो निसाब है जो BA लॉर्ड मैकाले का निज़ाम तालीम जो था, हाँ लॉर्ड मैकाले का, आज भी हाँ वो आज तक वे हमारे टीचर्स को पढ़ाया जाता है। और हमारे टीचर्स जो हमारे गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज़ होती हैं उसको यहाँ पे अडॉप्ट करें। हम उनसे ये तवक्कुआत रखते हैं कि वो जो जितने हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे वो हमें एक नए तरीके के हमें हमारे बच्चों को टीच एंड ट्रेन करें। हाउ दिस इज़ पॉसिबल कि एक मतलब नियर अबाउट 1 सेंचुरी कि एक वो आप खुद उसको पढ़े हैं और आज 21वीं सदी की। साहब मुझे का खेज बात यह है कि हमारे इस्लामाबाद के प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, वो जब किसी स्कूल को रजिस्टर्ड करने के लिए जाती है तो वो ये कहती है कि जी आपने मैनुअली रिकॉर्ड बनाया है या नहीं। देखें 21वीं सदी में आप रह रहे हैं, सब कुछ कंप्यूटर IT पे इंटरनेट पे आ गया, लेकिन वो ये कहते हैं कि आप जो बच्चों से फीसें ले रहे हैं क्या आपने एक मैनुअल रजिस्टर बना के उसके ऊपर बाय हैंड लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। उनकी समझ में ये बात आज भी नहीं आ रही कि अगर ऑनलाइन फीसें सबमिट हो रही हैं, फीस के वॉचर्स बन रहे हैं और दौर तब्दील हो गया तो वो फिर भी ऑब्जर्वेशन लगा के भेज देते हैं कि जी आपका ये काम मैनुअली नहीं है, लिहाजा आप रजिस्ट्रेशन के लिए आयल नहीं है। वो आज भी ये कहते हैं कि आपके एडमिशन विड्रॉल का वो रजिस्टर जो 1935 या उससे भी पहले का बना हुआ वही आपने यूटिलाइज करना है। आप बच्चों की डायरेक्ट शीट्स निकाल के उनको रजिस्टर्ड नहीं कर सकते, एडमिट नहीं कर सकते। वो आज भी ये कहते हैं कि आपकी बिल्डिंग का जो लेआउट प्लान है या चीज़ें जो हैं वो आप चेंज ना करें, अप्रूव्ड होनी चाहिए किसी अथॉरिटी से। भाई अगर एक हॉल है तो उसमें कमरे आपने अपनी मर्जी से बना लिए हैं, वेंटिलेशन का ज़्यादा ख्याल रख लिया है, तो आप क्यों कहते हैं कि जी वो CDA का जो आज से 30 साल 40 50 साल पुराना लेआउट प्लान है उसके मुताबिक ही वो प्लान होनी चाहिए। तो आपकी जदीद जो तालीम है वो ही कदीम खतूत पे अस्तवार की हुई है इन लोगों ने, तो फिर तब्दीली नहीं आती बल्कि वो सिर्फ नारे ही साबित होते हैं। मैं इसकी में एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रखूं कि अभी पार्टीशन से पहले हमारे कश्मीर में वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ पे क्योंकि जो दारुल खिलाफा था उस दौर में वो हमारे लाहौर में होता था, तो डोगरा का वो दौर था और वहाँ पे आग लगी शहर पुंछ में। तो उन्होंने मैनुअलाइज्ड सिस्टम के तहत वहाँ पे एक ख़त लिखा गया जो वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर को कि इस शहर में आग लगी है, उस आग को मतलब आप ऐसे करें कि बुझाएं ना। तो 50 साल के बाद वो ख़त लाहौर पहुँचता है और 50 साल के बाद जो वहाँ पे उस वक्त जो है एडमिनिस्ट्रेटर साहब तो वहाँ पे हुक्म जारी करता है कि जनाब आग को बुझा दिया जाए।
50 साल माशाल्लाह। और ये तो चले उस दौर की मैंने मिसाल आपको देखी है, लेकिन आज 21वीं इस सदी में जिस तरह अबरार साहब हमें ये बता रहे हैं कि जो लोग हमसे ये तकाजा करते हैं कि मैनुअल सिस्टम कहाँ पे है। भाई मैनुअल सिस्टम हमने इसको यहाँ पे कंप्यूटराइज कर दिया है, आईटी का दौर आ गया है, एक क्लिक करते हैं तो मैनुअल सिस्टम पूरे पर कितने आपको चाहिए, आपके साथ ढेर लग जाते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर हम लोग, हमारा सिस्टम इतना पूरी दुनिया इतनी फास्ट हो गई है, तो मेरे ख्याल में अब जो हमारे गवर्नमेंट जो सेक्टर के जो लोग हैं, जो जिम्मेदारान हैं, उनसे मैं ज़रूर कहूँगा कि जो ऐसे तमाम जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, जो मैं ये समझता हूँ कि जो उस एल नहीं हैं, जो पॉलिटिकली बेस के ऊपर हुई हैं, उनको चाहे आप प्री रिटायरमेंट उनसे ले लें और गोल्डन शेक हैंड कर लें, कुछ भी करना, उनसे जान छुड़ाएं और नया जो एक सिस्टम है उसके तहत आप अपने बच्चों को आगे लें। जी देखिए, इस दौर में होना ये चाहिए कि जब हम तालीम की बात करते हैं और मैं प्राइवेट सेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं इस हवाले से बात करता हूँ कि हुकूमत ये कहती है या हमारी मुतल्लिका अथॉरिटियाँ ये कहती हैं कि अगर कोई स्कूल अपने महदूद टाइम में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करता तो उसे फाइन होगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर एक स्कूल है वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है और आप उसे रजिस्टर्ड नहीं करते, आप उसके साथ खतो किताबत नहीं करते, तो फिर आपके ऊपर क्या प्लेंटी होनी चाहिए। देखिए ये मतलब है जो आपकी दुनिया भर की मॉडर्न स्टेट्स हैं उसमें ये काम नहीं चलता कि जी आप 5-5, 10-10 साल तालीमी इदारों को रजिस्टर्ड ना करें, जब मर्जी फाइन इम्पोज करें, आप खुद ही बैठ जाएं, आप खुद ही बैठ जाएं और आप जुर्मानों का तयन करें। आपको चाहिए ये होता है कि अगर आप अच्छा सिस्टम चलाना चाहें तो आप स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लें, उनके साथ बैठ के कानून साजी करें। देखें ये जितनी भी हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, इनका कानून आप पढ़ लें, उसमें स्टेक होल्डर्स को बड़ी अहमियत हासिल है। लेकिन मैं अपने इस्लामाबाद के हमारे जो आपका पाकिस्तान का कैपिटल है, वहाँ की रेगुलेटरी अथॉरिटी की जब मैं बात करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की कोई नुमाइंदगी नहीं है। ज्यादा बच्चे प्राइवेट सेक्टर में पढ़ते हैं, इस्लामाबाद में भी तालीमी इदारों की तादाद ज्यादा प्राइवेट सेक्टर की है, लेकिन गवर्नमेंट ने इस रेगुलेटरी अथॉरिटी में प्राइवेट सेक्टर का कोई नुमाइंदा नहीं रखा हुआ कि डिसीजन लेते हुए प्राइवेट सेक्टर के तकाजों को, उनकी डिमांड्स को, उनके मुतालबात को भी मद्देनजर रखा जाए। तो आप 50 साल 100 साल पुराने निज़ाम के तहत रहे हैं और आप चाहते ये हैं कि हम एक ऐसी तब्दीली ले आए कि लोग हमारे ऊपर फख्र करें। तो मैं अगेन ये बात कहूँगा कि आप स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर जब भी फैसले करेंगे तो वो नापायदार होंगे। हुकूमत ने रातों रात तालीमी इदारे बंद किए। कल मैं देख रहा था कि एक जगह एक प्रिंसिपल ने के पास कुछ बच्चे आ गए कि जी उन्हें कुछ काम करवा दिया जाए, तो उनकी वहाँ के मुतल्लिका लोग आ गए इंतज़ामिया के, तो उन्होंने उस स्कूल को सील कर दिया। और वो प्रिंसिपल बता रहा है कि ये बच्चे सामने ग्राउंड में 100 के करीब जमा है, तो आप उस ग्राउंड को भी फिर सील कर दें। मेरे पास तो 20 बच्चे बैठे थे यहाँ पे। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि इस दौर में तालीम देना एक जुर्म बन चुका है कि अगर आप 4, 5, 10, 20 बच्चों को बिठा के पढ़ाते हैं तो उससे ये कह के तो सील कर दिया जाता है, उसके ऊपर FIR लॉन्च कर दी जाती है प्रिंसिपल के ऊपर कि शायद ये कोई मनशियात फरोशी का काम कर रहा है, शायद ये कोई बड़ा गैर कानूनी काम कर रहा है। और जो गैर कानूनी काम हो रहे होते हैं रियल स्टेट समेत इस हुकूमत के नाक के नीचे, इनको उसके बारे में पता ही नहीं होता। बहुत प्यारी बात कर रहे हैं और कि हुकूमत को कान खबर तक नहीं होती। मलिक अबरार हुसैन शाह साहब और रियाज खोकर साहब से भी मलिक साहब ने बड़ी प्यारी बात की है। इसी तरह रियल एस्टेट शोबे में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो बिजनेसमैन है, अच्छी सोसाइटियां रन कर रहे हैं, लेकिन उनको मसाइल यही दरपेश आ रहे हैं। जब वो काम भी कर रहे हैं, लैंड भी उनके पास क्लियर है, डॉक्यूमेंट्स भी उनके क्लियर हैं, जैसे वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया था कि 1 विंडो इनका ऑपरेशन होगा, तो वो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के बावजूद भी उनको NOC जारी नहीं किए जा रहे। तो जिनमें गरीबों लोगों की इन्वेस्टमेंट हो चुकी होती है, जब इन्वेस्टमेंट लोग कर लेते हैं 80%, उसके बाद जाकर गवर्नमेंट को पता चलता है कि यहाँ पे गलत इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, जबकि लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं। चाहिए तो ये कि अगर वो गलत सोसाइटी है तो उसको ठीक कर लें, अगर उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो उसमें इन्वेस्टमेंट होनी नहीं चाहिए। जब लोग इन्वेस्टमेंट, आपने देखा होगा अक्सर इस्लामाबाद, ये बहुत सारी सोसाइटी में यही होता है, लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं, इन्वेस्टमेंट के बाद उनको याद आता है कि ये तो सोसाइटी ठीक नहीं है, इलीगल है। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन ये पहले होनी चाहिए। और ये NOC अगर वो अप्लाई करता है, जैसे मलिक साहब ने फरमाया कि अगर उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, लैंड कंप्लीट है, तो उनको NOC जारी कर देना चाहिए।
इजाज़ माना कि आज आपने चाय के साथ पकोड़े नहीं लेने, लेकिन आप चाय नहीं पी रहे, लेकिन पानी तो खुदा के बंदे, हाँ पानी तो पी लें। और ये पानी हम कब पियेंगे? एक ब्रेक में पियेंगे। हाँ। इसीलिए यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक। हमारे साथ साथ रहा करें और हम आपको ज़बरदस्त चीज़ें में बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है और अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ाना है, बता देना। और साथ हम आपको ये बताएंगे कि ज़मीन आपने कहाँ पे लेनी है। बिल्कुल बता देना, लेकिन ये सब कुछ आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। माय डियर व्यूअर्स, वेरी मच वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद आकाशा यासीन एंड मोहम्मद इजाज़ बशीर। Welcome back once again. Here we are enjoying the weather. You know very well, रानी वेदर है इस्लामाबाद रावलपिंडी का, और जो शहर इक़्तिदार के क्या कहने भाई हैं, और कुछ मैं क्या बात करूं आपके सामने। अगर आप यहाँ पे हों तो आप हैरान रह जाएं। और आपको पता है कि जब मरे की वो ठंडी हुई ठंड करती है वहाँ यहाँ पे आती हैं, अभी रास्ते में आ रही हैं और आप तक पहुँच जाएंगी तो आप और इसे इंजॉय करेंगे। और ज़बरदस्त किस्म का जलथल वाला यहाँ पे मौसम है। और जो बारिशों का जो सीन होता है, जो मौसम होता है, तो उसमें इंसान लॉन्ग ड्राइव हो, अच्छा सा म्यूज़िक हो, आप हों और हम हैं, मज़ा आ जाए। क्या कहने जनाब, ज़बरदस्त किस्म बात का सिलसिला जारी सारी रहेगा। और अभी हम बढ़ते हैं, हमारे साथ बहुत ही प्यारे प्यारे गेस्ट हैं रियाज साहब, रियाज खोकर साहब से पूछेंगे कि प्लॉट कैसे खरीदा जाए। पैसे तो खरीदा जाता है भाई, पैसे उसके अलावा क्या क्या होता है? पैसों के अलावा क्या क्या ज़रूरी है? सबसे ज़रूरी आपने जैसे कहा है कि पैसा ज़रूरी है। उसके बाद 2 पिक्चर चाहिए होती है, पासपोर्ट साइज, आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए होती है, एक नेक्स्ट ऑफ किन की ज़रूरत होती है। ये 4 चीज़ें तो मस्ट होती हैं। इसके आपको प्लॉट बुक करवा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अलाट हो जाता है, तो 50% पे आपको प्लॉट नंबर, 70% पे पोजेसन, फिर इस तरह करके ये इंस्टॉलमेंट प्लान है। आपकी यही कोशिश होती है कि बहुत इजीली जो इजी चीजें वो इंस्टॉलमेंट, बहुत सारे ऑप्शन रखे जाते हैं कि जैसे 7-10 हज़ार तो मंथली पर इंस्टॉलमेंट पे भी आप प्लॉट बुक करवा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी सोसाइटियाँ इस्लामाबाद में जोन 5 की तरफ आई हैं जिसमें आप प्लॉट बुक करवा सकते हैं, जिसमें 7,000 पर मंथ भी किस्त है, 10,000 भी। 7,000 जस्ट। अगर आप पाकिस्तान में, कोई आदमी बाहर नहीं सोएगा, हर किसी का अपना घर होगा, अपनी ज़मीन होगी और अपना सब कारोबार होगा। क्योंकि इमरान खान साहब का भी ये उनके ये थिंक थॉट थी कि हम 50,000 कितने घर, 50,000 घर 50,000 घर बनाएंगे तो मेरे ख्याल में 50 लाख घर बनाएंगे तो मेरे ख्याल में अब मुझे 50,000 ज्यादा लग रहे थे। इमरान खान ने इतना कह दिया और ये 50 लाख। तो इमरान खान साहब शायद इसीलिए कहा था कि 7,000 रुपये के महीने की इंस्टॉलमेंट होगी तो आप ज़मीन ले लें। तो क्या 7,000 इंस्टॉलमेंट देने के बाद वो उसकी जो प्लॉट के ऊपर जो मालिक होगा, न्यूली पोजेशन जो होती है, कितने टाइम को मिल जाती है? वो आफ्टर 2 ईयर 90% जब आप पेमेंट क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको सोसाइटी पोजेशन दे देती है। इट मींस कि साथ आप 7,000 रुपये भी दें और 7,000 रुपये आप वहाँ पे कहीं पे उसको इन्वेस्ट भी करते रहें। जब आपके 2 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आप घर भी बना सकते हैं वहाँ पे। क्या बात है सर। और क्या वहाँ पे जो घर बनाती है नई सोसाइटी में अपने मर्जी का घर होता है या नहीं? उसमें भी सर रूल रेगुलेशन होता है। आरडीए अगर इस्लामाबाद में है तो सीडीए का रूल रेगुलेशन होता है, और अगर आरडीए में आता है तो आरडीए का रूल रेगुलेशन होता है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन मैप अप्रूवल करवाना पड़ता है, सिस्टम होता है, उसके बगैर आप नहीं बना सकते। तो जिन सोसाइटीज़ में जहाँ पे आप कह रहे हैं कि न्यूली एयरपोर्ट में पाकिस्तान का फतेह जंग का एरिया है, जी, तो वहाँ पे क्या गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर वगैरह? सर गैस कुछ सोसाइटी में है, कुछ के अंदर नहीं है, बाकी बिजली पानी तो बाहर की सोसाइटी में मौजूद है। और जहाँ पे वहाँ पे रेट हो रहा है और जहाँ पे नहीं है। जी बिल्कुल, रेट में बड़ा फर्क होता है। समझ नहीं आ रही रियाज साहब कि देखें कि चलो ज़मीन तो एक आदमी दे सकता है आपको ना, चल पानी भी चलो बोर वगैरह करके इंसान दे सकता है, खंभे लगा के बिजली भी लाए। अब गैस एक इंसान आम आदमी कैसे वहाँ पे खुद लाए जब तक यहाँ पे गवर्नमेंट का खुद एथोराइज ना करे? हाँ बिल्कुल सर, वो गवर्नमेंट ने देना होता है। वो गवर्नमेंट की ये क्या है कि जब 40% कंस्ट्रक्शन हो जाती है उसके बाद वो गैस और पाइपलाइन में उनको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, एक और अलमियत है कि बाज़ हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनमें उनके पास एनओसीज वगैरह भी हैं, लेकिन उन सोसाइटीज़ के अंदर ऐसे ज़मीन के पॉकेट्स मौजूद हैं जिनका उनके पास कब्ज़ा नहीं है। और मैं खुद इफेक्टिव हूँ एक सोसाइटी का, तो चले ऑन एयर तो नहीं, वैसे रियाज खोकर साहब से मैं बाद में बात करूँगा कि किसी तरह से मुझे उसका कब्ज़ा दिलवा दें, जिसकी मैंने पेमेंट भी की हुई है। उस सोसाइटी के पास हर किस्म के एनओसीज भी हैं, लेकिन एक मखसूस ऐसी जगह है जहाँ पे मेरा प्लॉट है, वो कहते हैं हमारे पास कब्जा नहीं है और उसकी डेवलपमेंट भी अभी तक उन्होंने। सर इंतहा देखिए कि एक ऐसी सोसाइटी भी उसके बारे में हमने पढ़ा सुना, आप हैरान रह जाएंगे जी उसकी शॉर्ट माइंडेड में
कि एक ऐसी सोसाइटी शुरू हुई तो वहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसा किया कि यहाँ पे गैस अवेलेबल है, पानी भी सब कुछ है भाई। उन्होंने कुछ सिलेंडर्स वगैरह एक जगह पर डंप करके उनके कनेक्शन दिया हुआ था। तो जब वो उनसे लोगों से पैसे ले लिए गए, सब ओके हो गया, तो जब एक महीने के बाद 6, 10, 12 दिनों के बाद वो सिलेंडर्स मतलब ऑफ हो गए, ख़त्म हो गए, तो गैस किधर रह गैस। सर ने अभी बात की है, मैं इनकी बात तक पहुंच गया हूँ, वैसे बड़ी अच्छी बात की। ये बहुत सारी सोसाइटी में ऐसा इशू आता है कि लैंड परचेज बाद में करते नहीं है, तो लोगों की पेमेंटें उनके पास तो पहुंच चुकी होती है, जब पोजेशन का टाइम आता है टाइम पे डिलीवर नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा अलमी है। उसके बावजूद कुछ ऐसी सोसाइटी हैं जो पॉजिटिव हैं, जो काम कर रही हैं, उनको काम नहीं करने दिया जाता। तो मैं तो यही इसीलिए कह रहा था कि जो काम कर रहे हैं उनको काम करने दिया जाए, जो काम नहीं करते उन पे फाइन लगाया जाए, ताकि वो लोगों के पैसों को डिलीवर करें, उनको यूज़ ना करें। ऐसे यही होता है कि जैसे अभी मैंने प्लॉट लिया है तो 4 साल इंस्टॉलमेंट कंप्लीट कर लूँ, और मुझे जब मैं कंस्ट्रक्शन करने जाऊँ तो मुझे प्लॉट ना मिले, तो इस पे होना चाहिए। माजरत के साथ असल में देखें, ये जो मकान बनाना है ये लोगों की ख्वाहिश होती है, और बड़ी मासूम किस्म की ख्वाहिश होती है कि लोगों का घर अपना हो। सारी ज़िंदगी बाद लोग कमाते हैं, जब जॉब करके आखिर में उन्हें पेंशन मिलती है तो वो कहीं पे प्लॉट परचेज कर लेते हैं। और मैं कई लोगों को ऐसों को जानता हूँ कि जिन्होंने अपनी सारी पेंशन से प्लॉट ख़रीदा, पता चला कि वो हुकूमत से मंजूर शुदा सोसाइटी नहीं थी और उनके साथ फ्रॉड हो गया। अब मुझे बताएं कि उन लोगों बेचारों की ज़हनी कैफियत क्या होगी जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी किसी फ्रॉड में जमा करवा दी और उन्हें ना प्लॉट मिला ना मकान मिला। तो गवर्नमेंट को वैसे मतलब है लोगों की एक्सपर्टी, लोगों की ख्वाहिशात के साथ खेलना नहीं चाहिए, और उन सोसाइटीज़ को ही फील्ड में काम करने देना चाहिए जो हर एतबार से मंजूर शुदा हों और उनके पास मतलूबा ज़मीनें भी हों जो वो सेल कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? इसी बात पे मैं कहूँगा, ये अभी सोसाइटियाँ तो बहुत सारी आ रही हैं, मलिक साहब ने जैसे कहा सोसाइटियाँ बहुत सारी आ रही, लैंड भी हैं। वही मसला है कि अभी अब सबके एनओसी तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी करनी है, हर बंदे की ख्वाहिश है कि मेरा अपना घर हो और कम कीमत में मुझे प्लॉट मिल जाए। पता कैसे तो सर वही मैं कह रहा हूँ, एनओसी अब जब बहुत सारी सोसाइटियों को मैं भी जानता हूँ जो काम भी करें, जिनके पास लैंड भी क्लियर है, अगर उनको एनओसी जारी कर दिया जाए तो लोग भी सेटिस्फाई और कम कीमत में वो अपना घर बना सके। गवर्नमेंट खुद नहीं उनको, गवर्नमेंट खुद भी नहीं प्रोवाइड करती, सही गलत सब काम चल रहा है। गवर्नमेंट चाह रही है कि सबके साथ धोखा हो। गवर्नमेंट तो सर इसमें है ना, अगर कोई काम करना चाह रहा है तो उसको काम करने दिया जाए, अगर जो नहीं काम करते उनको फाइन लगाएं। ये बहुत अलमिया की बात है। अभी इसके ऊपर हमने इस पॉइंट का हाईलाइट किया, और जो आला हुकाम हमें देख रहे हैं, स्पेशली जो रियल इस्टेट कंसर्निंग जो लोग हैं और जो हुकाम हैं, अब उनसे हम ये गुजारिश करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कि आप अपनी जगह के ऊपर देख लीजिए, उस गरीब और उस नादार आदमी के शूज़ में अपना पाँव डाल के देख लीजिए कि पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी अगर आपने वहाँ पे कहीं इन्वेस्ट की हो और एंड के बाद आपको ये पता चले कि ये तो ज़मीन है किसी और की है, ये था ही फ्रॉड है, प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो क्या आप इनकी इंतज़ामिया को, इनके ओहदेदारान को आप वहाँ पे इंगेज करते हैं या नहीं करते? तो उन्होंने आगे से ये जवाब दिया कि नहीं, जो हमारे पास जो एक्सपर्ट हैं जो वो बात करते हैं तो हम उनको इम्पोज करके रख देते हैं। आप देखिए कि स्कूल जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पे किसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, वहाँ पे किसी की प्री क्लासेस हो रही हैं, एडमिशन चल रहे होते हैं, भाई इनको इतना तो सोचना चाहिए कि उनको इंगेज करें ताकि उनको इतना आइडिया दें कि एटलीस्ट आप फलां टाइम तक आप ये तमाम जो एक्टिविटीज़ आप इसको ओवरकम करें, उसके बाद हम स्कूल ऑफ करेंगे। क्या कहेंगे आप इसके बाद? देखें, जहाँ तक गवर्नमेंट की एक्सपर्टी है और वज़ीर तालीम साहब की, तो मैं आपको कैटेगरिकली बता दूं कि उन्हें खुद खबर नहीं होती कि हो क्या रहा है, और एतमाद में लेना तो कुजा, जब वो अचानक कह रहे हो कि जी स्कूल्स बंद नहीं होंगे और अचानक तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएं, तो हम ये समझते हैं कि वो मुल्क और कौम के साथ नहायत ज़्यादती कर रहे हैं। आपके बच्चे जितने पीछे चले गए, इंटरनेशनल एडवाइजरी मौजूद है हमारी गवर्नमेंट के पास कि दुनिया के बाज़ ममालिक में कोरोना से ज़ायद तालीम का हरज हुआ है, उनमें पाकिस्तान एक मुल्क शामिल है, और दुनिया के तालीमी हवाले से पसमानदा 130 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान 124वें नंबर पे पसमानदा है तालीम के हवाले से, और पूरे एशिया में सिर्फ अफगानिस्तान पाकिस्तान से पीछे है, वरना पाकिस्तान बाकी तमाम ममालिक से पीछे है। अगर ये तालिबान स्टेबल हो गए तो मैं चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी तालीम के हवाले से पीछे रह जाएगा। तो जब आपकी तालीमी पॉलिसियां ऐसे होंगी कि आप रात को फैसले करेंगे, अंधेरे में बैठ के फैसले करेंगे, और 64%
100% बच्चों को पढ़ाने वाले तालीमी इदारों की लीडरशिप की मर्जी के बगैर आप फैसले करेंगे तो फिर होगा वही जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के साथ। मैं गुजारिश करूं आपको कि WHO के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे 99.9% तक कोरोना से महफूज हैं। तो भाई जो 1-2% भी एहतमाल है, कन्फर्म नहीं है, उसको आप इतनी इंपॉर्टेंस देके तालीमी इदारे बंद कर रहे हैं। और आजकल पाकिस्तान के तमाम कंटोनमेंट्स में इलेक्शन हो रहे हैं और शाम को बड़े बड़े जलसे जुलूस हुकूमती पार्टी कर रही होती है, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। आपकी फ्लाइट्स उड़ रही हैं, आपकी ट्रेनें चल रही हैं, आपकी ट्रांसपोर्ट जारी है, आपके दफातर खुले हैं, कौमी असम्बली और सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं, सियासतदानों की दुकानें चल रही हैं, कीमतें लग रही हैं सियासतदानों की, मंडियां, बाजार, मार्केटें सब कुछ खुली हैं, रेस्टोरेंट खुले हैं, 300 बंदों को आप बिठा के शादी का खाना खिला सकते हैं। तो वो स्कूल जिसमें 50 बच्चे बैठ के नहीं पढ़ सकते, ये मुल्क से कौन सा वफादारी का अहद है? वजीर तालीम साहब को ये चाहिए था कि जब वो कोई ऐसा डिसीजन लेने लगे थे तो वो स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेते और हमारे साथ बैठ के कोई काबिल अमल फार्मूला बनाते। बुनियादी तौर पे वजीर तालीम साहब चूंकि एजुकेशनिस्ट नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे हैं। खान साहब को भी जैसे ब्रीफ किया गया, इन्होंने उठाया, उस बंदे को वजीर तालीम लगा दिया जिसका तालीम से दूर दूर तक का कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो साफ ज़ाहिर है उसके सामने जो चीज़ आएगी वो समझेगा कि यही दुरुस्त है, जो माहिरीन तालीम कह रहे हैं इसमें कोई शायद हकीकत नहीं है। हम ये कहते हैं कि आप अपनी मर्जी करें, लेकिन कम अज़ कम WHO की रिपोर्ट्स देख लें। आपने देखा बरतानिया में तमाम तालीमी इदारे खुल गए, आज भी उनकी रेशो ठीक ठाक है। हमने ये देखा कि पाकिस्तान में कई अजला ऐसे हैं जिनमें पंजाब में 1-2-3% पॉजिटिव रेशो है, बड़ों में, बच्चों में बिल्कुल नहीं है। आपने उन अजला में भी तालीमी इदारे बंद कर दिए। आप एक ही लाठी से सबको ना हाँकें, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उनको भी आप मद्देनजर रखें। आप अपने बच्चों को जो लॉस कर रहे हैं उसको आप मद्देनजर रखें। आप अपने असातिज़ा को जो बेरोजगार कर रहे हैं, हमारे प्राइवेट सेक्टर में 15 लाख से ज़ायद टीचर्स इनका रोजगार वाबस्ता है। हमारे प्राइवेट सेक्टर में 5 लाख हमारे प्राइवेट स्कूलों का अलाइड स्टाफ है, आया, गार्ड, सफाई वाले लोग और दीगर जो शोबा है ज़िंदगी हमारे साथ वाबस्ता है। मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्रियाँ हैं, जैसे यूनिफॉर्म के हैं, पब्लिशर्स है, स्टेशनरी के हैं, ये ट्रांसपोर्टर्स, वैन वगैरह वाले लोग हैं, वो सब के सब बेरोज़गार हो जाते हैं। यही वजह है कि लोगों ने खुदकुशियाँ तक की बेरोज़गार होके, और आप रातों रात फैसले किए जा रहे हैं। मैं चैलेंज के साथ आपके चैनल के तवज्जुह से ये कहता हूं कि आप वजीर तालीम से फैक्ट्स एंड फिगर्स पूछें, उन्हें नहीं पता होगा। और उनके एक ही बात है, वो कहते हैं कि जैसे हमें हेल्थ मिनिस्ट्री कहेगी हम वैसे करेंगे। ऑन द रिकॉर्ड है कि आपके पंजाब की जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने कहा था कि मैं खुद भी वैक्सीन नहीं लगवाऊंगी, मीडिया के रिकॉर्ड पे ये बात, और मैं अपने सेक्रेटरीज और स्टाफ को भी कहूंगी कि वो भी न लगवाएं। लोग अपने मर्जी से वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो लगवाएं। और जिस हुकूमत में ऐसे वज़ारा मौजूद हों, उन्हें बाहर के किसी दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है। अभी वो कुछ कहते हैं और करते कुछ है। और अफसोसनाक फिर वही बात है कि सारे तजर्बात ये तालीम के ऊपर करते हैं। बहुत बुरी बात है कि सबकी बात आके अल्टीमेटली जिस इशू के ऊपर हमने आज इतनी लंबी डिबेट की, इतनी लंबी बहस की, उसका जो नतीजा निकला है वो यही निकला है कि मतलब आखिर आप जो भी सूरत हाल हो तो वहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट को क्यों टारगेट किया जाता है? क्या ये सोची समझी प्लानिंग है या क्या चीज़ है? क्योंकि जंग अजीम दौर के बाद जो जितनी वहाँ पे कंट्रीज से जितने डिस्ट्रॉय हो चुके थे, तो सबसे पहले किसी अगर डिपार्टमेंट को एस्टैब्लिश किया गया था तो वो उनका महकमा तालीम था। उनको ये चाहिए था, उन्होंने ये सोचा कि जो हमारा जो फ्यूचर है, जो अगर हम एस्टैब्लिश हो सकते हैं, जस्ट एक हमारी कॉज है, एक वजह है। अगर हम एक पढ़ी लिखी कौम इससे पहले डिस्ट्रॉय हो चुकी है, अगर हम अगेन अगर नई जो आने वाली जनरेशन अगर उसका हम इस इल्म की रोशनी से अगर दूर रखेंगे तो हम कभी भी नहीं उभर सकेंगे। तो यूरोपीय कंट्रीज़ ने क्या किया, उन्होंने कुछ और भूखे रहे, वो लोग, उनका मेडिकल की फैसिलिटीज़ नहीं थी, और जो
ज़बरदस्त किस्म की वहाँ पर जो कैद साली का जो समय था और वहाँ पे बहुत सारी तबाहियाँ भी हुई, लेकिन इतने तबाहियाँ होने के बावजूद, इतने नासाजगार हालात होने के बावजूद उन लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले इस एजुकेशन डिपार्टमेंट को वहाँ पे इम्पोज किया और सबसे इसको एस्टैब्लिश किया। बहुत ज़बरदस्त बात है जो अभी मलिक इब्रार साहब कह रहे थे, क्योंकि अभी हमारे प्रोग्राम की चंद ही साथें बाकी हैं। अभी बढ़ेंगे रियाज साहब की तरफ, इनसे पूछेंगे कि क्या जो रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट उनकी तरफ से आप क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जिससे ये मज़ीद स्ट्रेंथन हो सकता है? इसमें सर अभी इसमें पहले सब दिए था, इन्होंने काफ़ी बेहतरी की तरफ पैकेज वगैरह दिए थे, जिसमें टैक्स वगैरह इन्होंने ख़त्म किए थे, वो जो बहुत ज़्यादा ओवर लग गए थे। तो रियल एस्टेट शोबे से बहुत सारा लोगों को रोज़गार मिला है, जैसे इन्होंने कहा है इंडस्ट्री है, बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ हमसे वास्ता, जैसे लेबर वगैरह सब कंस्ट्रक्शन का काम है। तो अगर इसमें बेहतर करना है तो ये वगैरह टैक्स वगैरह एम्बेस्टी स्कीम दोबारा आनी चाहिए। एम्बेस्टी स्कीम से बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है, लोग बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है, मुल्क की खुशहाली हुई है, उसमें पैसा आया। आपको पता है 2 इंडस्ट्रियाँ जिसमें ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट की जाती है, जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं, वो ज़्यादातर रियल एस्टेट शोबे में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर इसमें हम आसानियाँ, गवर्नमेंट आसानियाँ पैदा करेगी तो ज़्यादा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, तो उससे हमारा मैशत में बेहतर आएगी, माशियत में बेहतरी आएगी। अगर वो जितने भी गवर्नमेंट इसके जितने भी जो ड्यूटीज़ हैं, जो टैक्स हैं, वो उनको यहाँ पे रिडक्शन करती है, उसमें यहाँ पे कमी करती है। और आकाशा, प्रोग्राम नियर अबाउट टू एंड, लास्ट मैसेज लेते हैं अबरार साहब की तरफ से, क्या हमारे व्यूअर्स को लास्ट मैसेज दें? देखें, मेरा वालिदैन के लिए जो मैसेज है वो ये है कि आप जब तालीमी इदारे बंद हैं तो वो अपने बच्चों को घरों में बिठाएं और जिस हद तक मुमकिन है वो अपने बच्चों को टाइम दें, और ताकि वो तालीम से दूर ना हो। और हुकूमत के लिए ये मुतालबा है कि उन्हें फौरी तौर पे तालीमी इदारे खोल देने चाहिए, बच्चों का नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो रहा है। जी सर, मैं ये बस आपसे अर्ज़ करूँगा आपके चैनल के तवज्जो से कि जितना भी पाकिस्तान इसमें मसले मसाइल आ रहे हैं, आपको पता है रोज़गार, ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, मलिक साहब से रास्ते में डिस्कस कर रहा था, मेरे तो बस ये है कि जो बेसिक चीज़ें, खाने वगैरह की चीज़ें, इस पर गवर्नमेंट को बड़ा फोकस करना चाहिए। आटा, दाल, चीनी, ये बहुत ज़रूरी है हर गरीब के लिए। बाकी अगर महंगाई शुरू एक गरीब ने कहाँ जाके उसने लैंड क्रूज़र लेनी है, कहाँ जाके उसने लग्जरीज लेनी है, उसके लिए आटा, दाल, चावल, चीनी, खाने की सस्ता हो जाए, उसके लिए महंगा सस्ती हो जाएगी। बहुत शुक्रिया रियाज खोखर साहब आपका, आप यहाँ पर आए और हमारी मॉर्निंग बहुत इन्फॉर्मेटिव बना दी आपने। बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमेशा जब आप हमारे स्टूडियोज़ में आते हैं। उसके साथ साथ रियाज खोखर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। मलिक इब्रार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही आकाशा यासीन को और मोहम्मद इजाज़ बशीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।